नमस्कार। आईसीटी केंद्र विद्या भारती मध्य क्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस परिचर्चा भाग में आज हम इस ऐसी शख्सियत से आप सभी का साक्षात्कार कराना चाहते हैं। ये शख्सियत है भोपाल रत्न अवार्डेड राजपूत रत्न से सम्मानित स्टार प्लस द्वारा बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल आइकॉन है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 से पुरस्कृत हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री वेंकैया नायडू द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा भी यह शख्सियत पुरस्कृत। इन शख्सियत का नाम है श्रीमान मुकेश जी राजपूत। पेशे से आप सीए हैं, इसके साथ साथ आप लेखक हैं, स्टूडेंट मोटिवेशनल हैं और कई प्रकार की इनमें ऐसी विधा इनके अंदर मौजूद है। इस विधा से ये आपको अभी परिचय कराएंगे। तो मैं सीधे ही श्री मुकेश राजपूत जी से यह आग्रह करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे इस आईसीटी केंद्र भोपाल में जुड़े तमाम व्यक्तियों को आप ये इस प्रकार इतने सारी जो आपकी यात्रा रही है, इस यात्रा का आप वृतांत हम सभी के समक्ष रखें। श्रीमान मुकेश जी राजपूत। पहले तो मैं आईसीटी केंद्र का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। निस्संदेह आपकी इस पहल से हमारे देश के बच्चे, हमारे विद्या भारती के बच्चे, हमारे सरस्वती विद्यालय के बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। वास्तव में इस सराहनीय पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आईसीटी केंद्र को। सबसे पहले चूँकि आपने मेरी यात्रा के बारे में जानना चाहा है, मैं चूँकि एक लेखक भी हूँ, स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल बच्चों के बीच में जाता हूँ, तो चूँकि मैं पढ़ाई से रिलेटेड जो बातें हैं मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ अपनी एक मेमोरेबल जर्नी को ज़रूर सुनाता हूँ। वो इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि परिस्थिति इंसान को, स्टूडेंट को लगना चाहिए कि आज मुकेश सिंह राजपूत जो इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक का सफ़र कोई ऐसे नहीं बन जाता। दोस्तों, कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बन जाता है, उसकी एक पीछे लंबी कहानी होती है, लंबा संघर्ष होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप 15-20 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा और इस यात्रा के बारे में आप बहुत अच्छा जान पाएंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं मुंबई से कुछ पैसे कमाकर अपने घर पिपरिया आया। जब मैं पिपरिया आया तो पिपरिया में मैंने सांडिया रोड में एक चाय, पान और नाश्ते की दुकान खोली, लेकिन दुकान को मुझे कुछ दिनों बाद बंद करना पड़ा क्योंकि दुकान में घाटा लग गया था। अब घाटा क्यों लग गया था, इसकी क्या वजह थी, वो मैंने अपनी सीए पास द रियल स्टोरी जो किताब है उसमें अच्छे से मैंने इसमें बताया है। घाटा लगने के बाद मैंने पिपरिया में ही गुरदासमल भगवान दास की कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर मैंने जॉब करना शुरू किया और मैंने लोगों से बहुत सारे लोन ले रखे थे, बोरिंग ले रखी थी। तो मैं लोगों से वादे करता कि मैं आपके लोन कल चुका दूंगा, परसों दूंगा, नेक्स्ट वीक दूंगा, नेक्स्ट मंथ दूंगा, लेकिन मैं अपने वादों से खरा नहीं उतर पाता था और लोग मुझे जहाँ भी मिलते मुझे मारते पीटते, मेरी बहुत बेइज्जती करते थे। और चूंकि मेरी सैलरी इतनी कम थी, 600 रुपये महीने मुझे कपड़े दुकान से मिल रहे थे और मेरा कर्जा, मेरी बोरिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन्हें चाहकर भी नहीं चुका पा रहा था। तो मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था। कभी कभी लोग मुझे मारते पीटते, मैं इस तरह परेशान तंग हाल होकर एक दिन अपनी माँ के पास पहुँचता हूँ और माँ से कहता हूँ कि माँ मेरा सामान पैक कर दे, मुझे जाना है। माँ ने चिंता से मेरी ओर देखा और पूछा कहाँ जाना है। मैंने माँ से कहा मैं भोपाल जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा भोपाल जाकर क्या करोगे? मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ लौट कर नहीं आऊँगा, जीवन में कुछ ना कुछ बनकर ही आऊँगा। मेरी माँ चिंता से मेरे इस फैसले को सुन रही थी और मुझे देख भी रही थी, लेकिन मेरे फैसले से बहुत खुश थी वो। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मेरी ओर एक तरफ देखती रही। उसके बाद मैंने फिर से वापस कहा कि देखो माँ, मेरे छोटे 2 भाई बहन हैं हमारे, अगर जीवन में मैं नहीं बन पाया तो इनका क्या होगा। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति को संकल्प करना पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद मेरी माँ समझ गई थी कि इसने कोई फैसला लिया है, इसने कोई संकल्प लिया है। और उसके बाद मेरी माँ ने, हमारे ज़माने में यूरिया के बोरे चला करते थे,
आजकल हम जितना अच्छा स्कूल का बैग देखते हैं, इतना अच्छा स्कूल का बैग पहले नहीं हुआ करता था। हम यूरिया की बोर सिल लिया करते थे, उसी में थैला बना के उसी में किताब रख के स्लेट लेके स्कूल जाया करते थे। तो मेरी माँ ने वो यूरिया का बोरा लिया और उसमें कुछ बर्तन, आटा, कुछ दाल, कुछ चावल, और हमारे समय में पीतल के स्टोव चला करते थे, तो पीतल का स्टोव रखा और उन्होंने ऊपर से रस्सी ली और बांध दिया। और उसके बाद जो माँ की साड़ी होती है, पल्लू होता है, किनारा होता है, उसमें गठान बनी थी। उन्होंने पल्ले को ऐसे खींचा और उस गठान को ऐसे खोला, उसमें से कुछ पैसे निकले, वो पैसे मुझे दिए। यकीन मानना, उस समय हमारे घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए। मैंने देखा वो 60 रुपये थे। मैंने माँ से कहा, तू चिंता मत करना, ये तेरे 60 रुपये ना मैं 60 लाख बना के दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखना। उसके बाद मैंने बोरा उठाया और चल दिया। बोरा उठा के चलने से पहले मैंने 2 मिनट अपनी माँ को देखा, बड़े ध्यान से देखा। इसलिए ध्यान से देखा क्योंकि मैंने अपनी माँ से कहा था कि जीवन में अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मेरी माँ को पता था और मुझे ही पता था कि हम दोनों शायद ही जीवन में कभी दोबारा मिले। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी हमको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। हम जिनको चाहते हैं ना, कभी कभी इनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सेक्रीफाइस तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैंने सेक्रीफाइस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और मैं चल दिया। जब मैं आगे चला सीधा तो थोड़ा सा राइट मुड़ा, तो जब मैं राइट मुड़ा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मन ही मन कहा कि तेरे इन आंसुओं की सौगंध, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा और तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा, बहुत नाज होगा, बहुत गर्व महसूस करोगी अपने इस बेटे पर। मैं ऐसा वादा करता हूँ, मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद मैंने मुंह को फेरा और चल दिया। आज जितना भारत देख रहे हैं, आज से करीब 20 साल पीछे आप जाएंगे ना, भारत में इतनी विकासशील भारत नहीं था। ये नया भारत है। आज से 20 साल पहले के भारत में न रोड थी, न लाइटें थी, खाना भी ढंग से नहीं मिला करता था। आज हम शादियों में जाते, खाना फेंकते हैं, हर रोज खाना खाते छोड़ देते। पहले ऐसा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, अगर हमारे वरिष्ठ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छी तरह याद है कि किसी के घर में शादी होती थी तो वहां में गेहूं का आटे की रोटी खाने को मिलती थी, अदरवाइज ज्वार की रोटी हम खाया करते थे। और अक्सर मेरी माँ गर्म पानी में ज्वार का आटा डाल के बेलन से ऐसे घुमा के और इसमें हींग डाल के और सोयाबीन को तेल गरम करके हम उसको गोल गोल करके ऐसे खाया करते थे। हमें वो पुराने भारत के सच्ची में वो याद है, कितने कष्टदायक वो दिन थे। तो ना कोई बस स्टैंड होता था ना कुछ होता था, जहां पर 4 लोग खड़े हो जाया करते थे वही बस स्टैंड बन जाया करता था। तो ऐसे ही मैं बोरा लेके बस स्टैंड की तरफ आ गया और रोड किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से आवाज आती, भैया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे 2 छोटे भाई बहन खड़े थे। दोस्तों, मैं अपने भाई बहनों से 10 से 12 साल बड़ा था। भाई ने कहा कि भैया आप बड़े शहर जा रहे हो, अपना ध्यान रखना, और हाँ, माँ ने ये खाना दिया है, आप इसे रास्ते में खा लेना। और बहन ने कहा कि इतने बड़े शहर जा रहे हो, हमें भूल मत जाना। मैं उनकी भावुक बातें सुनकर सच में मैं बहुत भावुक हो गया। कैसा लगता है जब अपने भाई बहनों से बिछड़ते हैं, ठीक मुझे वैसे ही लगा। तो मैं उसी पल रोड किनारे बैठ गया और भाई को यहाँ गले लगाया और बहन को यहाँ गले लगाया और बहुत जोर से दोनों को खींचा। और खींचकर मैंने कहा कि तुम दोनों चिंता मत करना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऐसे करते हुए करीब मैं 5 से 7 मिनट तक दोनों को चिपकाए रखा। चिपकाया इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता था कि जीवन में अगर मैं कुछ नहीं बनूँ तो मैं भाई बहनों को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह के कमिटमेंट, इसी तरह के वादे लिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बस आ गई और मैं बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही सबसे पहले मैंने सामान रखने की जो जगह होती, मैंने वहाँ सामान रखा और खिड़की से झाँक कर ऐसे देखा तो मैंने देखा मेरे 2 भाई बहन नीचे खड़े हुए थे। वो मेरी ओर देख रहे थे, मैं उनकी ओर देख रहा था। हमारे पास कोई शब्द थे ही नहीं, और शब्द होंगे भी क्यों दोस्तों, जब गरीबी होती है ना तो शब्द नहीं होते, सिर्फ एक आंखों में आंसू भरी निगाहें होती हैं। तो ऐसे ही मैं उनको देख रहा था, वो मुझे देख रहे थे। बस चलने लगी, मैंने देखता रहा, बस चलती गई, मैंने देखता। दोस्तों, मैंने तब तक देखता रहा जब तक कि मेरी आंखों से वो दिखाई देना या ओझल नहीं हो गए थे।
ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र रहा था। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा, दौड़ता भागता रहा। आज तक मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मुझे चाहिए क्या। इसके बाद बस ने मुझे जहांगीराबाद में लाके छोड़ दिया। अगर आप कभी भोपाल जाएं तो जिंसी चौराहे पर भोपाल ग्लूस केमिकल यानी धर्म कांटे के ठीक पीछे एक भोपाल ग्लूस केमिकल की फैक्ट्री है। वहां पर एक बोर्ड लगा था कि हमें चौकीदार की आवश्यकता है। तो मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, क्या आपके यहाँ चौकीदार की आवश्यकता है? क्या लिखा तो यही है? तो मैंने कहा मैं करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा आप छोटे दिखते हो। मैंने कहा इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान कामों से पहचाना जाता है, उसके कर्मों से जाना जाता है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और आपके यहाँ बहुत अच्छा काम करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुझे चौकीदारी के पद पर वहाँ रख लिया, मैं काम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे चौकीदारी के पद से हटा दिया गया और उसके बाद अंदर प्लांट है फैक्ट्री में, वहाँ पर मुझे काम पे लगा दिया गया। दोस्तों, वहाँ पर जब प्लांट में काम करता था, जैसे हमारे घर में कुकर होते हैं ना, ऐसे वो बड़े बड़े पीपे हुआ करते थे, उसमें चमड़ा पकाया जाता था। मेरा काम था टेम्परेचर से नाप कर देखना कि वो चमड़े सही टेम्परेचर पक रहे कि नहीं पक रहे। उन चमड़ों से पकाने के बाद जिलेटिन बनता था, जिनका इस्तेमाल हम पेंट में अक्सर पेंट में इसमें करते हैं। तो मेरी ड्यूटी थी उन पीपों को देखना, देख रेख करना, उसमें टेम्परेचर को नापना। इस तरह का मैं काम करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी किसी गलती पर, चूंकि मेरे सपने थे, मैं सपनों को हमेशा देखा करता था। मैंने ये भी देखता था, जब मेरी चौकीदारी की ड्यूटी लगती थी मेन गेट पर, तो जो फैक्ट्री मालिक के जो बच्चे थे वो स्कूल जाया करते थे अब बढ़िया मारुति वैन में बैठ के। तो मेरा बहुत मन होता था कि काश मैं भी स्कूल जाऊं, ऐसी पढ़ाई करूं, और मेरा बहुत दिली इच्छा होती थी। तो मैं ऐसे दिन रात सपने देखता था। जब मैं सपने देखता था ना, तो कहीं ना कहीं मुझसे गलतियां होती थी। लेकिन सफलता पाने के लिए सपनों का देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा है, इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। तो मैं भी सपना देखता था और इसी के चलते एक दिन मेरी किसी गलती पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मैं बेघर, मतलब ये मान के चलें, क्योंकि उन्होंने घर भी दिया था रहने को, तो मुझे घर से बेघर भी कर दिया और साथ में नौकरी के लिए भी मैं इधर उधर घूमने लगा। दोस्तों, आज हमारे भारत में नौकरी की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। लेकिन आज से 20 साल पुराने भारत में आप जाकर देखते तो नौकरियां नहीं थी, काम करने के लिए इंसान भटकते रहते थे। तो ऐसे ही मैं काम के लिए तरसने लगा। मुझे याद है, मैं उस समय पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर अकल जरूर थी। अकल ये थी कि जिंदगी में अगर एक दिन भी हमने खराब कर दिया तो वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं हर एक दिन नया करता था, हर एक दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। तो मैंने लोगों से काम मांगना शुरू कर दिया। दुकान में जा जाकर पूछता था, क्या आपको हेल्पर की आवश्यकता है? क्या आपको दुकान पे काम करने के लिए कोई लड़की की आवश्यकता है? कई जगह मना करने के बाद 4 बत्ती चौराहे पर एक SSD बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी। मैंने वहां जाके पूछा, क्या भाई साहब आपको कोई लड़के की आवश्यकता है क्या? उन्होंने कहा हमारे पास हेल्पर तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक लोडिंग ऑटो ड्राइवर की आवश्यकता है, क्योंकि लोडिंग ऑटो चलाने वाला जो लड़का है ना, आज आया नहीं है। तो क्या तुम चला सकते हो? मुझे याद है, मेरे नाना जो है ना, पिपरिया में RN स्कूल के हेडमास्टर थे और अक्सर वो अपनी बेटी से यानी मेरी माँ से मिलने आते थे, तो अपनी बजाज सुपर स्कूटर से आया करते थे। तो मैं उनकी बजाज सुपर स्कूटर लेके भाग जाया करता था। तो इस तरह मैंने बजाज स्कूटर चलाना सीख लिया था। तो मैंने सोचा कि शायद लोडिंग ऑटो भी स्कूटर के समान है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं चला लूंगा। तो उन्होंने कहा चला के दिखाओ। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, गियर डाला और चल गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, हमारी बिल्डिंग मटेरियल में आपको ईंट, रेत, सीमेंट ये लोड करके हम दे देंगे। आपको जहाँ का ऑर्डर होगा वहाँ जाके आपको अनलोडिंग करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 30 रुपये रोज देंगे। मैंने चलेगा। मुझे याद है, मैंने बजट बनाया। दोस्तों, सफलता पाने के लिए अगर हम स्टूडेंट हैं तब भी हमको वित्तीय व्यवस्था कौशल का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा, मेरी माँ ने कहा था कि जो भी कमाना उसका 1/3 हमेशा बचाना। तो उन्होंने कहा मैं 30 रुपये रोज देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 10 रुपये मैं खाने के लिए रखता था, 10 रुपया मेरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता था। चूंकि मैं जहाँ रहता था सुभाष नगर से, वहाँ से 4 बत्ती चौराहा जाने के लिए 5 रुपया, 10 रुपये आना जाना, 10 रुपये खर्चा होता था। तो 10 रुपये मेरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस था और 10 रुपये में बचाया करता था, इन केस अगर मेरे को भी खराब दिन आएंगे तो पैसे काम में आएंगे। इस तरह मैंने प्लानिंग की और करीब 3-4 दिन मैंने काम किया और चौथे 5 दिन नव भारत में
एक विज्ञापन निकला था, क्योंकि मैं पेपर अक्सर देखता था कि लड़की की आवश्यकता तो नहीं है, वांटेड न्यूज़ हमेशा सुनता था, देखता था। तो एक जगह लिखा था कि हमें एक लोडिंग ऑटो ड्राइवर की आवश्यकता है, फैक्ट्री मंडीदीप में है और सेल्स ऑफिस जो है मारवाड़ी रोड पर है, और कंपनी का नाम था RK वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों सच में पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी मेरे को उससे पता थी। तो मैंने मन में सोचा कि यार एक कंपनी में नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं पेपर की कटिंग लेकर मारवाड़ी रोड पे पहुंच गया। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे श्रीमल वाटू बासवान जी। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप अभी काम पे रख लीजिए, हम आपका लोडिंग ऑटो चलाएंगे, साथ में लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट पर भी माल पहुंचाने की जवाबदारी हमारी रहेगी। हम सारा काम बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कभी भोपाल जाएं तो इब्राहिमपुरी में रंजन पेन कॉर्नर है, ठीक रंजन पेन कॉर्नर के ऊपर उन्होंने मुझे रहने के लिए मकान दिया, जहां पर मैं रहने लगा और मारवाड़ी रोड पे काम करने लगा। लेकिन मेरे सपने बहुत ज़्यादा थे। मैं लोगों को कॉलेज जाते देखता, लोग स्कूल जाते देखता, तो मेरे मन में एक इच्छा जागती कि मैं पढ़ाई आखिर कैसे करूं, लेकिन कभी रास्ते नहीं दिखे। लेकिन एक बात हमेशा मैंने जीवन में सुनी थी कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस समय आपके काम आती जब किसी चीज को पाने के लिए आप सारी मेहनत करने लगते। तो मेरे अंदर सिर्फ एक इच्छा जागती थी, कैसे मैं बड़ा इंसान बनूं, कैसे मैं पढ़ाई करूं। लेकिन क्या पढ़ाई करूं, कैसे करूं, ये बताने वाला कोई मुझे मिला नहीं। उसके बाद एक दिन ऐसा ही हुआ। कहते हैं 24 घंटे अगर आप किसी चीज का चिंतन करते हैं ना, तो माता सरस्वती जबान पर आकर कहीं ना कहीं उस सपने को पूरा कराती। और एक दिन वैसे ही हुआ। मेरे सेठ जी ने वाटुबल वासव ने मुझसे कहा कि मुकेश ये P&L, ये बैलेंस शीट और ये डॉक्यूमेंट आप CA मनोज खरे सर को देकर आओ। तो मैं CA मनोज खरे सर के ऑफिस जो था हमीदिया रोड पे था। मैं पहुंचा, मैंने देखा एक व्यक्ति ठंडे के में बैठा हुआ है, सोने की अंगूठी पहने, चेन पहने, और बाहर 15-20 लोग काम कर रहे हैं। इतना सुंदर सा ऑफिस है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर लिया। मन में जिज्ञासा जागी। दोस्तों हमेशा जिज्ञासा होना का बहुत जरूरी है। अगर जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी तभी हम बेहतर कुछ हासिल कर पाएंगे। उसके बाद बाहर एक लड़का बैठा हुआ काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब अंदर साहब बैठे वो कौन है? उन्होंने कहा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो CA है। मैंने अच्छा बनते कैसे? कहले बहुत कसिट कोर्स। CA के लिए ना तो कोई कॉलेज है ना कोई स्कूल है। दिल्ली में एक ऑफिस है और भोपाल में छोटा सा एक ब्रांच ऑफिस है। आप वहाँ जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आपको किताब आ जाएंगी, और जो हमारा CA का ऑफिस है यहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। और साथ में एक बात और उसने कही कि अगर आप यहाँ काम करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आपको 200 रुपये महीना ही मिलेगी। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया कि अरे ऐसी भी कोई पढ़ाई है कि पढ़ाई करने पैसे मिलते हो। मैंने कहा यही पढ़ाई हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने ढेर सारी नकारात्मक बातें मुझसे कही कि इसमें पास नहीं होते हैं, रिजल्ट बहुत कम आता है, हिंदी में किताबें नहीं, ढेर सारी बातें कही। मैं उसकी हर बात को सकारात्मक लेता रहा, क्योंकि मुझे पता था जो मंजिल इतनी बड़ी होती है तो सफर उतना ही कठिन होता है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल जाती है, और भीड़ अक्सर उस रास्ते पर चलती जो उसे आसान लगता है। मैंने कहा कठिन चलेगा, मैं गरीब हूं, मेहनत तो कर सकता हूं, मेहनत से क्या डरना, कौन सा मुझे बोझा उठाना, पढ़ाई तो करना है, पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और CA बनेंगे। चूंकि हमारा कोई गुरु नहीं था, मैं 5वीं तक ही पढ़ा था, मैं गुरु नहीं था, तो मैंने कहा सर कोई गुरु बना लेते हैं। और सर का जो ऑफिस था वहां जाके सब माथा टेका और स्वयं से वादा कर लिया कि अब CA बनेंगे और आपके चरण स्पर्श करने आएंगे। दोस्तों दूसरों से किए हुए वादे अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद से किए हुए वादे कहते हैं ना तो कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपको सोने नहीं देते हैं। कहते हैं ना सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते, सपने वो होते जो दिन में देखे जाते हैं, खुली आंखों में देखे जाते हैं। इसलिए मैं दिन खुली आंखों से सपने देखता था। और उसके बाद मैंने कहा मैं CA करूंगा और सर के पांव पड़ने आऊंगा, चरण स्पर्श करने आऊंगा, ऐसा वादा कर लिया। और उसके बाद मैंने अपना सफर शुरू किया। भोपाल में CA का ऑफिस था, मैं वहां पहुंच गया। मैंने कहा मुझे CA करना है। उन्होंने कहा CA करने के लिए आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए। तो मैंने कहा 12वीं की मार्कशीट तो नहीं है। तो कह फिर? मैंने कहा 5वीं तक पढ़ा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले 12वीं की मार्कशीट लेकर आओ, उसके बाद तुम्हें हम एडमिशन दे पाएंगे। उसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी, अगर तुम उसमें पास हो गए तो फिर तुम्हें एंट्री मिलेगी। ये सुनकर मैं दुखी हुआ, लेकिन बिल्कुल निराश नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लेंगे। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है
कि हमारा BHL में सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ पर जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना, भीड़ मच जाती थी, पूरा रोड जाम हो जाता, ट्रैफिक लग जाता था, क्योंकि सारे बच्चे उस समय साइकिलों से आया करते थे, क्योंकि उस समय इतना बसों का चलन नहीं था, तो सारे स्टूडेंट जो थे साइकिल से आया करते थे। तो मैं स्कूल में पहुंच गया और वहाँ के प्राचार्य जी से मिला। मैंने कहा सर मुझे ना 10वीं एडमिशन दे दीजिए, मुझे CA की पढ़ाई करना है। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ 8वीं की मार्कशीट दो और अपना TC वगैरह दो। मैंने कहा 8वीं की मार्कशीट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 5वीं तक ही पढ़ा हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है बेटा कि हम तुम्हें 5वीं से डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा दिलवा दें। मैंने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। मैं बहुत जगह भटकता रहा, क्योंकि हर अच्छे कार्य के लिए हमको जिद करनी पड़ती। दोस्तों, अगर आप सच में जिद करना चाहते हैं ना, तो एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जिद करनी पड़ती। हर अच्छे काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती। मैं भटकते भटकते आखिर जब मैं थक गया कि मेरा कहीं कुछ नहीं होने वाला, फिर भटकते भटकते मैं बरखेड़ा पठानी में एक महात्मा गांधी स्कूल है, मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ के प्रिंसिपल से कहा कि भाई साहब मुझे 10वीं पास होना है और CA करना है और मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा तुम 5वीं तक पढ़े हो, डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा कैसे दोगे और पास कर लोगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, मेहनत करेंगे, सब सफल है, हर चीज पा सकते हैं, और पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई करने में क्या डर। तब उन्होंने कहा देखो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि 5वीं से डायरेक्ट 10वीं परीक्षा दें, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ओपन पत्राचार पाठ्यक्रम की एक व्यवस्था की थी। मतलब ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई लिखाई करना छोड़ चुके थे और किसी कारण बस वो पढ़ नहीं पाए और डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भर सकते थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या एक काम करो तुम बोर्ड ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर ओपन पत्राचार पाठ्यक्रम के ऑफिस है, वहाँ जाके तुम बात कर लेना और सीधा 5वीं से डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भर देना। और एक बात उन्होंने और कही, इसे पास करने के तुम्हें 4 चांस मिलेंगे, तुम चाहो तो 8 विषय को एक बार पास कर लो, तुम चाहो तो 4 विषय एक साथ निकाल लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हें 4 बार पास करना। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ, मैंने कहा 4 बार हम पास कर ही लेंगे, चिंता ना करो। और इस प्रकार हम MP बोर्ड ऑफिस गए, वहाँ से हमने 1500 रुपये में फार्म लिया, मैं याद है 1500 रुपये का हमने फार्म लिया और जैसे तैसे हमने फार्म भरा और भरने के बाद हमें वहीं से किताब आई और हमने प्लानिंग करना शुरू किया। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप कोई भी ज़िंदगी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैंने प्लान बना लिया कि मैं एक काम करता हूँ, मुझे 8 विषय पास करना है, तो मैं हर बार 2-2 विषय करके निकालूंगा। तो इस तरह मैंने पहली बार 10वीं में फेल हुआ, लेकिन 2 सब्जेक्ट निकाली, दूसरी बार फिर 2 निकाली, तीसरी बार में 2 और निकाली और चौथी बार मैंने 10वीं पास कर ही ली। और 10वीं पास करने के बाद मुझे याद है मैं मॉडल स्कूल पहुंचा। आजकल तो मॉडल स्कूल बहुत एकदम बड़ा शानदार बन गया, अमीर जैसा लगने लगा, लेकिन पहले जब मैं गया था तब वो सिंगल शेड में था। तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल से मिला और मैंने कहा मुझे एडमिशन चाहिए 11वीं में। उन्होंने कहा कि इस मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है और इससे आपको 11वीं में एडमिशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कैसा लगता होगा जब आपके सपने चकनाचूर होने लगे ये सुनकर कि ये मार्कशीट जो आपने इतनी मेहनत से पास की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर मैं डर गया, सकपका गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरी जिद थी कि मुझे CA बनना है और चाहे कुछ भी हो जाए और सर के पाँव पड़ने, चढ़ स्पर्श करना है, तो मैं हमारे इंस्टीट्यूट गया उनसे कंफर्म करने की भाई साहब ये जो मैंने ओपन पत्राचार से पास किया है, क्या इसकी वैल्यू नहीं है क्या? उन्होंने कहा देखो इससे हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, CA में भी आपको MP बोर्ड की मार्कशीट लानी पड़ेगी। ये सुन के तो मैं डर गया। उसके बाद मैं आजकल तो आप देखते हैं ओपन स्कूल का जो ऑफिस है वो MP बोर्ड के बाजू में ही है, लेकिन पहले उसी के अंदर ही था वो। तो मैं बोर्ड ऑफिस पहुंच गया और सीधा डायरेक्टर रूम में पहुंच गया और मैंने कहा कि भाई साहब ये जो आपने 10वीं की मार्कशीट दी है ना, इसको पास करने के लिए बहुत मेहनत लगी है मुझे। आपको एक बात बता दें, 4 बार तो हम इसमें फेल हुए तब जाके पास हुए हैं, और जब जब आपने फेल किया है ना तब तब हमने 750-800 रुपये इसमें फार्म भरे, बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करके हमने पास किए हैं, और आपके विद्यालय वाले सब बोल रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर डायरेक्टर जी बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा सभी लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करो 2 दिन बाद आना। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद फिर पहुंच गया। उन्होंने कहा एक लंबी सी चिट्ठी दी लिख के मेरे को, और उन्होंने कहा ये चिट्ठी जाके आप विद्यालय को देना।
मुझे याद है मैं मॉडल स्कूल पहुंचा और मैंने प्रिंसिपल से कहा कि ये लो साहब, मैं चिट्ठी लेकर आया हूँ, एडमिशन दे दो अब। उन्होंने कहा तुम चिट्ठी लेकर आओ चाहे कुछ भी लेकर आओ, हम इसमें एडमिशन नहीं दे सकते। आखिर मैंने भी जिद कर ली, जिद इसी कर ली, मैं हंगामा करने लगा गेट पे खड़े होके, कपड़े फाड़ लगा, गुस्से में आ गया। मैंने कहा एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा, चिट्ठी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह जब चिल्लाने लगा तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे आचार्य परिवार को बुलाया, डिस्कस किया कि एक बच्चा ऐसा भी है जो बाहर जिद कर रहा है, चिल्ला रहा है, भाई उसको एडमिशन देना है। क्योंकि हमने जिद करके बैठे थे कि इस मॉडल स्कूल में एडमिशन जरूर लेंगे, और वो बोल रहे एडमिशन नहीं देंगे, तो हम चिल्लाने लगे। तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बोला कि चिट्ठी भी लेकर आया, इसका क्या करना है। तब सबने एक फैसला लिया, फैसला ये लिया कि देखो बेटा, हम आपको ओपन पत्राचार के आधार पर एडमिशन नहीं दे सकते और ना ही तुम्हें प्राइवेट बिठाल सकते। तुम एक काम करो, तुम 12वीं का फार्म इसी ओपन पत्राचार से भरो और उसमें एक बार फेल हो जाओ। फेल होने के बाद फिर तुम फेल की मार्कशीट लाना, तो हम तुमको इसमें प्राइवेट फार्म भरवा देंगे। तब भी हम तुम्हें रेगुलर नहीं एडमिशन देंगे, हम तुमको स्वाध्याय का फार्म भर देंगे ताकि तुम पास करके अपनी एमपी की बोर्ड की मार्कशीट ले सकते हो। फिर क्या था, फार्म भरा, 1 साल रुक के 12वीं को फेल किया, फेल की मार्कशीट लेकर गए और ले जाने के बाद उन्होंने हमें स्वाध्याय का फार्म मॉडल स्कूल में भरा। लेकिन यहाँ पर हम प्राचार्य जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आचार्य को ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस बच्चे को हम रेगुलर एडमिशन तो नहीं दे सकते, लेकिन एक काम करो, या इसको 12वीं क्लास में जब अकाउंट्स वगैरह क्लास चलती है ना, तो इसको पीछे से बैठने की अनुमति दे देना। मतलब ये पीछे क्लास में बैठ जाया करे और उसको थोड़ा सा बता दिया करो। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। तो मैं कभी कभी चुपके से पीछे जाके बैठ के और 12वीं की अकाउंट्स वगैरह पढ़ लिया करता था। इस प्रकार मैंने 12वीं की क्लास पास की। मुझे आंखें भर जाती जब सच में, जब 10वीं और 12वीं का संघर्ष मेरे दिमाग में आता है कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मैंने वो प्राइवेट 12वीं की मार्कशीट मॉडल स्कूल से ली और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं 12वीं के बाद सीए नहीं कर सकता, क्योंकि सीए में मैथ्स थी बहुत ज़्यादा। फाउंडेशन जो उसका बेस था, जिसको सीपीटी बोलते हैं आजकल, उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स थी और मुझे मैथ्स नहीं आती थी। तो मुझे पता चला कि बीकॉम फाइनल कंप्लीट करने के बाद अगर आप सीए में एंट्री करोगे तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट किया, सेकेंड ईयर मैंने प्राइवेट किया, फाइनल ईयर मैंने चित्रांश में एडमिशन लिया, जहाँ पर मैंने कुछ दोस्त बनाए। दोस्तों, सफल होने के लिए अगर आप एज ए स्टूडेंट, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो अगर आप सच में जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और अच्छा कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप दोस्तों का चुनाव जरूर अच्छे से करिए। मुझे याद है मेरा दोस्त परमेश कुमार पांडे, जो रीवा से स्पेशल भोपाल में आए थे, चित्रांश कॉलेज में आए थे। उनके पिताजी फूड इंस्पेक्टर थे और जब वो क्लास में पीछे बैठा था तो मैंने उसे झांक के देखा और मेरी आंखों ने परख लिया, हाँ ये वही लड़का है जो मेरे दोस्त बनने लायक है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें जीवन में सच में अच्छा कैरियर पाना चाहना है ना, तो आपको दोस्तों का चुनाव अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो आपको ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने अच्छे दोस्त का चुनाव किया, परमेश कुमार पांडे ने। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आईसीटी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। उसने मेरी फीस भरी और इंग्लिश सीखने में मेरी बहुत मदद की, क्योंकि सीए उस समय इंग्लिश में सारी बुक थी, तो मुझे हिंदी से डायरेक्ट मुझे इंग्लिश में सीखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो उसने मेरी बहुत मदद की और वो सीए में हम दोनों ने बहुत सफ़र गुजारे, लेकिन वो इत्तेफाक से वो सीए नहीं बन पाया, लेकिन मैं सीए बन गया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आईसीटी के चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैंने सीए में एडमिशन लिया। सीए में भी लगातार मुझे एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, चौथी बार मैं सीए में फेल हुआ, 5वीं बार भी फेल हो गया। 6वीं बार जब मैं फेल हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सीए बनने लायक नहीं हूँ। लेकिन तीसरी बार जब मैं फेल हुआ था तब से मैंने कुछ ना कुछ नई स्टेप्स का पालन करना शुरू कर दिया था। मतलब मैं हमेशा रिसर्च करता था कि इस बार मैं ऐसा करूं तो शायद कुछ होगा, अगली बार मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं ऐसा करता हूं। लेकिन जब 6वीं बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो पता चला 7वीं बार में सीए का मैंने एग्ज़ाम पास किया। पहली क्लास सीए की मुझे 7वीं बार पास करने में सफलता हासिल मिली और वो भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ।
तब मुझे पता चला कि पास ऐसे होते हैं और पास करने का तरीका ये होता है, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं पढ़ा था ना, तो मुझे आइडिया नहीं था लिखते कैसे, एग्ज़ाम को फेस कैसे करते हैं, एग्ज़ाम हमसे क्या पूछ रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, ये सारी टिप्स टेक्निक मुझे पता नहीं थी। लेकिन छठवीं बार में मुझे वो टेक्निक्स सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। उसके बाद जीवन में मैंने फिर कभी फेल नहीं हुआ। सीए बनने के बाद मैंने कई एग्ज़ाम को पास किए, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट का काम किया, विदेशों में शिक्षा हासिल करी, उसके बाद डीसा की पढ़ाई करी, क्योंकि सीए बनना पर्याप्त नहीं होता है, आपको जीवन में पढ़ते रहना पड़ता है। मैं हर रोज पढ़ाई करता हूँ, हर दिन पढ़ाई करता हूँ। ये सारा सफ़र मैंने दोस्तों आपको इसलिए सुनाया है ताकि आप ये समझ सकें कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है। उसके बाद मैं लेखक बना और स्पीकर बना। बहुत जल्दी हम आईसीटी केंद्र में दोबारा मिलेंगे, जहाँ पर हम स्टडी, मेमोरी और पावर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुली भाई साहब, निश्चित आपकी प्रेरणादायी विकास यात्रा जो आईसीटी केंद्र से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, वो ज़रूर इस प्रेरणादायी विकास यात्रा से वो अपनी प्रेरणा लेंगे और इस प्रेरणा से वो अपना विद्यार्थी जीवन के साथ बहुत आगे जो उनका सुनहरा अवसर है वो जीवन उनको सार्थक करेंगे। आप आईसीटी केंद्र में पधारे। इस विद्या भारती आईसीटी केंद्र मध्य क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके आईसीटी केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर ऐसे ही आयाम रचे, क्योंकि हम जब तक अपनी बात आगे नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारे स्टूडेंट सफल नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी